Number not registered. Please redial later. और क्या वीडियो वायरल होने से रोका जा सकता था? वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई के संबंध में ही नए अपडेट सामने आए हैं। पुलिस सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार जयपुर का एक ब्लर वायरल वीडियो आप भी देख चुके होंगे, जिसमें हिमाचल की एक युवती जयपुर की सड़कों पर ऐसी स्थिति में दिखाई देती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वह अत्यधिक नशे में हो। एक व्यक्ति के साथ झगड़ते हुए और सड़क पर तरह तरह से काफी देर तक असामान्य व्यवहार करती दिखाई दी। आखिर में सार्वजनिक स्थान पर बिना के दिखाई दी। अब बीते कई दिन के दौरान उसी युवती के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस के बारे में और पुलिस कार्रवाई को लेकर कुछ नए अपडेट सामने आए हैं, जो कि पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं। इस गंभीर मामले में स्पष्ट और आधिकारिक रूप से पुष्टि क्यों नहीं हो सकी, इसकी वजह भी आपको बताएंगे। पुलिस सूत्रों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर हम जानेंगे कि क्या युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और उसके बाद हिमाचल से आई और हिमाचल लौट चुकी युवती के खिलाफ क्या कार्रवाई सामने आई है, और क्या वीडियो वायरल होने से रोका जा सकता था। पुलिस इसमें किस तरह की भूमिका निभा सकती थी और किस तरह से कानूनी पेचीदगी के फेर में वीडियो वायरल हो जाते हैं, ये भी समझेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लाइव शूट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके ही भरोसे पर और आप जैसे आम लोगों के सहयोग से ही स्वतंत्र पत्रकारिता कायम रह सकती है। मैं हूं राही दहरिया, कैसे हैं आप? घटनाक्रम। सबसे पहले घटना पर एक नजर डाल लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवती 8 जून को हिमाचल से जयपुर घूमने आई थी। 9 जून की सुबह करीब 7 बजे जयपुर के मालवीय नगर स्थित गौरव टावर के पास कार से उतरकर उसने हंगामा शुरू कर दिया। कैब ड्राइवर द्वारा कार में बैठाने की कोशिश की गई तो कैब ड्राइवर के साथ मारपीट की जाने की और पत्थर से कार के शीशे तोड़े जाने की बात भी सामने आई। इस दौरान युवती द्वारा अश्लील गालियों का इस्तेमाल किया गया और युवती सार्वजनिक रूप से सड़क पर निवस्त्र स्थिति में भी घूमी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा युवती को जयपुरिया अस्पताल स्थित अपराज्यता सेंटर ले जाया गया और संबंधित इलाज कराया गया और युवती की हालत सामान्य होने पर काउंसलिंग भी की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती द्वारा बर्थडे पार्टी के दौरान वाइन और सिगरेट आदि का सेवन किया गया था। क्या सिगरेट या किसी अन्य माध्यम से किसी मादक या नशीले पदार्थ का सेवन भी हुआ था? इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी, क्योंकि युवती द्वारा मेडिकल कराने से इनकार कर दिया गया। युवती द्वारा बताया गया कि उसके साथ किसी भी तरह का कोई आपराधिक कृत्य नहीं हुआ, जिसके बाद 10 जून को युवती वापस हिमाचल प्रदेश लौट गई और पुलिस ने इस मामले में जांच जारी रखी। यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी वायरल वीडियो को देखकर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति, मेडिकल कंडीशन या नशे की वास्तविक स्थिति के बारे में निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ऐसे किसी निष्कर्ष के लिए चिकित्सकीय जांच और आधिकारिक तथ्यों की आवश्यकता होती है। हालांकि युवती द्वारा मेडिकल कराए जाने से इनकार कर दिया गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक सवाल जरूर खड़ा होता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती ने बर्थडे पार्टी में ड्रिंक और सिगरेट का सेवन किया था। ऐसे में क्या पुलिस ने इस एंगल से भी जांच की कि शराब और सिगरेट के अलावा किसी अन्य अवैध पदार्थ का सेवन तो नहीं किया गया था? अगर ऐसी कोई आशंका होती तो उसकी जांच भी स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण होती। हालांकि इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। ऐसे मामलों में वास्तविक कारण का पता लगाना सिर्फ जांच के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यटकों और आम लोगों की सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकता था। इल्लीगल साइटों पर वीडियो अपलोड की आशंका। अपडेट्स पर बात करने से पहले बेहतर होगा कि इस घटनाक्रम की गंभीरता का अंदाजा भी लगा लिया जाए, क्योंकि यह पूरा घटनाक्रम एक पॉश और सार्वजनिक इलाके में घटित हुआ। तो आशंका है कि न सिर्फ लोगों द्वारा बल्कि आसपास की दुकानों और अन्य जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी यह घटना रिकॉर्ड हुई हो। जैसा कि हम सोशल मीडिया पर देख भी सकते हैं कि अब तक ज्यादातर 1-2 एंगलों से और 2-3 तरह के वीडियो ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो हम पाते हैं कि कई वायरल वीडियोस में ब्लर किए गए एरिया कुछ अलग अलग तरह से और कम या ज्यादा ब्लर या अलग अलग एंगल पर ब्लर किए हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में लोगों के बीच कमोबेश युवती का सोर्स वीडियो पहुंचने की आशंका दिखाई पड़ती है और यह भी आशंका है कि सोर्स वीडियो इल्लीगल साइटों पर भी पहुंचा हो। आशा करते हैं कि ऐसा ना हुआ हो, लेकिन अगर ऐसा हो चुका हो तो उस युवती के लिए यह घटना निश्चित ही और भी कष्टकर साबित हो सकती है।
अपडेट्स। यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि कुछ जानकारियां पुलिस सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। जिन तथ्यों पर आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं हो सकी, यहाँ उन्हें उसी रूप में रखा जा रहा है। अपडेट्स से संबंधित कार्रवाई की बात करें तो घटना के बाद कैब ड्राइवर या युवती दोनों पक्षों की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी, ना ही किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई मामला दर्ज कराया गया। इसलिए 10 जून को युवती भी इलाज और काउंसलिंग के पश्चात हिमाचल प्रदेश वापस लौट गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस द्वारा घटना के संबंध में जांच अब तक लंबित है, लेकिन 22 जून के दौरान वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई के संबंध में ही नए अपडेट सामने आए हैं। पुलिस सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार युवती के साथ मौजूद युवक के खिलाफ पहले ही कार्रवाई किए जाने की जानकारी मिली थी, लेकिन इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि हमें उपलब्ध नहीं हो सकी। बाद में 22 जून को युवती के खिलाफ भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गतिविधि करने के आरोप में BNS की धारा 296 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि यदि युवक के संबंध में पहले ही कार्रवाई की जा चुकी थी तो युवती के खिलाफ मामला दर्ज होने में इतना समय क्यों लगा? यदि इस मामले में लागू धाराएं संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती थीं, तो उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पुलिस शिकायत के बिना भी कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकती थी। इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ और FIR का जल्दी से जल्दी दर्ज होना क्यों जरूरी था और इससे युवती को क्या फायदा मिलता, ये जानने से पहले इस खबर की पुष्टि क्यों नहीं हो सकी, ये भी जान लीजिए। क्यों नहीं हुई खबर की पुष्टि? यहाँ स्पष्ट कर दें कि पुलिस सूत्रों से प्राप्त इस प्रोग्रेस के बारे में जब आधिकारिक रूप से पुष्टि करनी चाहिए तो पुष्टि नहीं हो सकी। और पुष्टि क्यों नहीं हो सकी? जब जवाहर सर्कल थाने से संपर्क किया गया, युवक पर कार्रवाई का आधार साझा नहीं किया गया, ना ही कार्रवाई का आधिकारिक रिकॉर्ड हमें उपलब्ध कराया गया। वहीं दूसरी ओर युवती पर दर्ज FIR की कॉपी या मीडिया अपडेट्स के लिए कम से कम FIR नंबर आधिकारिक रूप से कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया। DCP ईस्ट रंजीता शर्मा से फोन कॉल पर घटना का जिक्र पूरा होते ही कॉल समाप्त हो गई, जिसके बाद उनसे 22, 23 और 25 जून के दौरान कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। अपडेट की पुष्टि के लिए जयपुर पुलिस के PRO के आधिकारिक नंबर पर संपर्क करने पर नंबर रजिस्टर न होने का नोटिफिकेशन सुनाई पड़ता है। Number not registered. Please redial later. Number not registered. Please redial later. DCP ईस्ट रंजीता शर्मा के ऑफिस से भी FIR नंबर की जानकारी नहीं कराई गई और PRO का नंबर मांगने पर कहा जाता है कि मीडिया के पास तो PRO का नंबर होता है, अपने पहचान के दूसरे पत्रकारों से ले लीजिए। रंजीता शर्मा के PA से भी संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। आधिकारिक पुष्टि के लिए हम प्रयासरत हैं और जैसे ही FIR नंबर या लिखित पुष्टि मिलेगी हम अपडेट करेंगे। अब यहाँ पहला सवाल खड़ा होता है कि जयपुर पुलिस के PRO से संपर्क के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नंबर पर दिस नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड का संदेश क्यों सुनाई पड़ रहा है? दूसरा सवाल, जब आधिकारिक पुष्टि के लिए DCP रंजीता शर्मा के ऑफिस से संपर्क किया गया तो PRO का कोई अन्य नंबर उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया? हमसे कहा गया कि न्यूज वालों को तो सबको नंबर मिले होते हैं, अपने साथी पत्रकारों से ले लीजिए। इसके बाद कॉल समाप्त हो गई। दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। FIR युवती के हित में कैसे काम करती? FIR का जल्दी से जल्दी दर्ज होना क्यों जरूरी था और इससे युवती को क्या फायदा मिलता, चलिए जानते हैं। और इस घटना से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कानूनी पेचीदगियों की वजह से वीडियो वायरल होते हैं और उनके दायरे से बाहर निकलने की आशंका रहती है, यानी इल्लीगल प्लेटफॉर्म्स और साइट्स पर अपलोड होने की आशंका भी, जिसके बाद कंटेंट को पूरी तरह हटाना और उसके प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण करना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जिस तरह से युवती का वीडियो वायरल होता रहा और पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस को इस बारे में 20 से 21 तारीख के दौरान पता चला, जिसके बाद 22 जून को मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। ऐसे में अगर पहले से FIR दर्ज हुई होती तो वीडियो सामने आते ही पुलिस और साइबर सेल के पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को औपचारिक रूप से टेक डाउन नोटिस भेजने और आगे की साइबर कार्रवाई शुरू करने का एक मजबूत आधार उपलब्ध हो सकता था। इससे संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करना भी अपेक्षाकृत आसान हो सकता था।
गंभीर मामलों में पुलिस या सक्षम एजेंसियों द्वारा भेजे गए नोटिसों के आधार पर प्लेटफॉर्म सामग्री हटाने या उस तक पहुंच सीमित करने की कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे में एफआईआर, संबंधित धाराएं, शिकायत और अन्य उपलब्ध रिकॉर्ड कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मामला किस तरह का है, उसके हिसाब से आईटी एक्ट के विभिन्न सेक्शंस और दूसरे लागू कानूनी प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। वायरल कंटेंट को हटाने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स डिजिटल फिंगरप्रिंट्स या हैश मैचिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि किसी कंटेंट को हटाने की प्रक्रिया और समय सीमा हर मामले में प्लेटफॉर्म्स के अनुरूप और उपलब्ध कानूनी आदेशों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है कि किसी घटना के बाद हर स्तर पर गंभीरता, सजगता और तत्परता के साथ जिम्मेदारी पूरी की जाए। क्या वीडियो वायरल होने से रोका जा सकता था? जैसा कि युवती एक सार्वजनिक और घने इलाके में थी, जहां सीसीटीवी कैमरे होने की संभावना बढ़ जाती है और लोगों का किसी घटना के दौरान वीडियो बनाना भी आम हो चला है, तो ऐसे में घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से वीडियो बनाने वालों की पहचान की संभावना भी बढ़ सकती थी और बनाए गए वीडियोस की सख्ती से वीडियो वायरल होने की संभावना भी घट सकती थी। क्योंकि वायरल वीडियोस पर गौर करें तो पता चलता है कि पूरी घटना के सिर्फ 2-3 वीडियो ही हर जगह वायरल हैं, जिनमें से एक वीडियो कार में बैठे किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया दिखाई पड़ता है। यानी घटना के बाद अगर वीडियो बनाने वालों की पहचान की गई होती या की जा रही है, तो कार की पहचान करना और अन्य वीडियोस के स्रोतों की जांच करना भी आसान हो सकता था या हो सकता है। इससे वीडियो के बड़े स्तर पर वायरल होने की संभावना कुछ हद तक कम हो सकती थी। और जैसा हमने पहले ही बताया कि 2-3 वीडियो ही अलग-अलग तरह से ब्लर किए हुए नजर आते हैं। ऐसे में प्रथम दृष्टया आशंका है कि कार में बैठे व्यक्ति द्वारा खुद या उसके द्वारा वीडियोस शेयर करने के बाद वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचा, और इस आशंका से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि वीडियो अवैध वेबसाइटों तक भी पहुंचा हो। हालांकि इस संबंध में हम कोई निश्चित दावा नहीं कर रहे, और इस सब की रोकथाम ठीक से तभी हो सकती है जब किसी घटना के बाद हर स्तर पर गंभीरता, सजगता और तत्परता के साथ जिम्मेदारी पूरी की जाए। इस घटना और रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक बार फिर से याद दिला दें, लाइव शूट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके ही भरोसे पर और आप जैसे आम लोगों के सहयोग से ही स्वतंत्र पत्रकारिता कायम रह सकती है। मैं हूं राही दहरिया, कैसे हैं आप?